Namaskar, good morning. Myself Vipin Kumar Singh. Today, in this series, I am explaining the whole chapters of Flamingo, line to line. I am explaining. I have explained first chapter, the last lesson. Today, I am here with you, the second chapter of Flamingo book, The Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Lost Spring का मतलब यहाँ है बचपन से. जो अनीश जंग है, अनीश जंग ने इसके बारे में लिखा है कि बच्चे कैसे बचपन अपना खो गया है उनका और कैसे बचपन में वो प्रॉब्लम्स आते हैं. तो हियर फ्रॉम दिस नॉवेल वी हैव टेकन टू स्टोरीज. द फर्स्ट स्टोरीज इज ए साहिब आलम and second story is about Mukesh. So today we will study both the stories, line to line explanation, because this year line to line explanation is very important to learn for the students because paragraph will come. पैराग्राफ आएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे आएंगे. सो ये बहुत ही जरूरी है कि बच्चे लाइन टू लाइन चैप्टर्स को समझ लें. बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों के लिए. ऐसा ना हो कि मतलब वो मिस हो रहा है बीच में, कहीं पे मिस होगा तो कंटेंट के आधार पर जो बेसिक में क्वेश्चन आएंगे पैराग्राफ में से वो आप नहीं बता पाएंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड. ये सभी के लिए वीडियो है, मतलब कि वो उसको समझें कि लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़ना हर एक चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अनीश जंग के बारे में थोड़ा बताते हैं. अनीश जंग वाज बोर्न इन 1964 इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोल्सन इन हैदराबाद. हैदराबाद में पली बड़ी थी मतलब ये. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हैदराबाद यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इनकी पढ़ाई हुई थी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों राइटर्स थे. अनीश जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड. कॉलमनिस्ट मानी कहते हैं जो सही करने वाले होते हैं, अखबार में लिखने वाले होते हैं अखबार के लिए लेख आर्टिकल. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक. अभी जो वर्तमान में जो है ये उनकी किताब से लिया हुआ है. लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड एक बुक है अनीश जंग की, उससे ये दो मतलब स्टोरीज ले ली गई हैं. हियर शी एनालिसिस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी ऑफ ट्रेडिशंस विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. यहाँ पर वो एक जो पॉवर्टी के जो बच्चे रहते हैं, स्लम्स में बच्चे रहते हैं, उनको दिखाया उन्होंने दो स्टोरीज में. अब ये स्टोरी पहली साहिब आलम की है. वो कहता है समटाइम्स आई फाउंड रुपी इन द गार्बेज. ये जो बच्चे हैं जो साहिब आलम की तरह बच्चे हैं, ये पूरे सब ग्रुप के साथ जाता है साहिब आलम, और जो कूड़ा करकट होता है उसमें से ये कीमती चीज़ें निकालते हैं. मतलब ये सीमापुरी में रहते हैं दिल्ली के, जो पेरीफेरी पर. पेरीफेरी मानी कहते हैं बिल्कुल दिल्ली के बाहर. अब तो दिल्ली के बीच में मतलब आगे आए, पहले दिल्ली के बाहर पड़ता था एरिया, वहाँ पर ये बच्चे रहते हैं. और दिल्ली के जो गार्बेज होता है, गार्बेज कहते हैं कूड़ा करकट, कूड़े का ढेर. कूड़े के ढेर में से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल थिंग्स मतलब जो निकालने की ये कोशिश करते हैं. तो वाई डू यू डू दिस. तो उसकी वो पूछती है अनीश जंग से, तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क्ड साहब होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग. जिससे वो सुबह हर एक सुबह मिलती थी, उनसे पूछा उसने तुम ऐसा क्यों करते हो. स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड. स्क्रॉचिंग मन का सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड. वो हमारे जो पड़ोस था उसमें से गार्बेज डंप्स में से, कूड़े करकट में से रोज कुछ ना कुछ मतलब खर्च सर्च करने के लिए आते थे. हर सुबह बच्चे मतलब आते थे. साहब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो. साहब ने बहुत पहले घर छोड़ दिया था अपना. सेट एमिड इज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. अब वो जो उनका घर था पहले वो ढाका बांग्लादेश में था. मतलब बांग्लादेश से वो दिल्ली में आ गए थे रोजी रोटी की तलाश में ये लोग. हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. अब उसका घर उसकी यादों में नहीं था साहब की. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ ने उसे बताया कि कई सारी कठिनाइयां आई, इस वजह से उनका जो घर और खेत थे वो छूट गए. That is why they left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do. He mutters looking away. उसने बताया इस वजह से हम चले आए यहाँ पर. और मटर्स मानी कहते हैं वो बोलता है मदर से. उसने कहा कि मैं इसलिए मतलब इधर चले आए हैं हम लोग और हमको यहाँ पे we have to search the food. That is why we come to Delhi, left Dhaka because there were lot of problems were there. तो फिर आगे बताता है वो go to school. मतलब अब उन्होंने यहाँ पे देखिए अनीश जंग ने उससे ऐसी मतलब मन लेना चाहा कि स्कूल जाने की उम्र है उसकी, और गार्बेज डंप्स को सर्च करता है वो. तो उससे पूछा कि गो टू स्कूल, स्कूल जाना है तुमको. आई से गिलीवली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. उसने मतलब यूं ही पूछा, गिलीवली पूछा कि ये स्कूल जाना चाहते हो. तो उसे ये जो मतलब एडवाइस है कितनी हॉलो उसके लिए. हॉलो मानी कहते खाली है मतलब जैसे. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. तो वो कहता है कि हमारे
जहाँ मैं रहता हूँ सीमापुरी, मतलब वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, और जब वो बनाएंगे एक तब मैं जाऊँगा वहाँ पर। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, कहता है अगर कोई स्कूल में स्टार्ट करूँ तब तुम जाओगे, अनीशा मुझसे पूछती हैं। आई हास्क हाफ जोकिंगली, मतलब यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। आई से एम्बरेस्ड at having made a promise that was not meant, but promises like mine abroad abound in every corner of his bleak world. अब देखें उसने तभी जब नेक्स्ट टाइम अनीशम को उसने देखा साहब ने, तो दौड़ता उनके पास आया और बोला क्या आपने स्कूल बना लिया, पहले वाला जो स्कूल था, मतलब स्कूल बन गया आपका। तो लेकिन अब उसको राइटर को बड़ा एम्ब्रेस्ड महसूस हुआ, एम्ब्रेस्ड मैंने शर्म लगी, शर्म आ गई उसे कि मतलब मैंने स्कूल बनाया नहीं है और मैंने इसके साथ में फॉल्स प्रॉमिस ये कर दिया कि स्कूल बनाने का। तो उसको बड़ा शर्म सी लगी अनीशा को, और उसने कहा कि इस तरीके की जो प्रॉमिस हैं गरीब बच्चों से, वो जो रिच पीपल हैं वो करते रहते हैं, मतलब, और वो प्रॉमिस कैसे होते हैं, फॉल्स प्रॉमिस होते हैं। यही पॉइंट को रोड साइड स्टैंड में भी उठाया है राइटर ने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनने भी मतलब ये कहा है वहाँ पर कि जो अमीर लोग हैं वो रिच पीपल से क्या करते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस करते रहते हैं। उन प्रॉमिसेस का कोई मतलब नहीं होता है, दे जस्ट वांटेड टू एक्सप्लॉइट देम बाय डूइंग द फॉल्स प्रॉमिसेस। Robert Frost raised the same question as Anish put here. Well, this is the point that the now writer felt embarrassed due to his promise he made, and that promise she was not going to fulfill. और वो promise वो कभी भी fulfill करने नहीं जा रही थी, ऐसा promise उसने बनाया था उससे। After months of knowing him, I asked him his name, Sahib Alam. He announces he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अभी राइटर ने जब वो मुलाकात होने लगी राइटर उससे, तो राइटर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम शाहिब आलम है। अच्छा है कि वो उसको नाम नहीं जानता है, अपने नाम का मतलब नहीं जानता है। उसके नाम का मतलब क्या है, साहिब आलम। इट इज़ द आयरनी, ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, मतलब कि व्हाट इज द आयरनी विद द नेम ऑफ साहिब आलम, साहिब आलम के नाम के साथ क्या आयरनी है। तो आयरनी क्या है कि उसका नाम तो है साहिब आलम, साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट ही इज सर्चिंग द गार्बेज डंप्स। और सर्च क्या कर रहा है वो, गार्बेज डंप्स को सर्च कर रहा है, मतलब। तो उसका एक प्रकार से बिल्कुल अपोजिट है, जो उसका नाम है, जो उसको जो गुण है, जो लाइफ है उसकी बिल्कुल अपोजिट है, मतलब। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने जानने के बाद उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसका नाम क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको मतलब ये विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल होगा कि वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसके नाम का मतलब है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends of an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware मतलब वो अनभिज्ञ है अपने नाम की, उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है, और गलियों में घूमता है दोस्तों के साथ। और आर्मी किसकी, नंगे, सब दोस्त उसके नंगे पैर होते हैं। जैसे सुबह में पक्षी आते हैं वैसे मतलब वो अपने सुबह गली में आ जाते हैं नीच जंग की, और आने के बाद क्या करते हैं, गार्बेज में से कीमती चीज़ें जैसे प्लास्टिक हो गई या कोई मेटल हो गया, इस तरीके की मतलब चीज़ें को ढूंढते हैं। ओवर द मंथ्स, महीने बीत गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, व्हाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। मगर ये महीनों बीत गए तो मैं समझ गई कि इसका क्या नाम है, उनसे परिचित हो गई बाई फेस बाई नेम। तो उसने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो एक जो लड़का था उसने अपनी इज्जत बचाते ना ऐसे, मतलब, तो उस भाव से उसने बताया उसको, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे शेल्फ से निकाल नहीं दी है, चप्पल तो है मेरे पास लेकिन चप्पल कहाँ रखी है, शेल्फ में रखी हुई है, मतलब। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली आंसर दिया, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ। उसने कहा अगर उसकी वो मदर उसको दे भी दें, चप्पल उसको दे भी देती हैं, एज अनदर हु इज वेयरिंग शूज। और दूसरा लड़का जो चप्पल जूते पहने हुए था, उसने कहा अगर इसकी माँ देंगी भी तब भी नहीं पहनेगा। वो शूज कैसे पहने हुआ था, डू नॉट मैच, शूज डेट डू नॉट मैच, जो शूज मैच नहीं हो रहे थे आपस में, मतलब एक शूज किसी और कंपनी का था, एक शूज किसी और कंपनी का था, कलर भी चेंज था उसका, ऐसे जूते पहने हुए था। वो कमेंट कर रहा था कि मतलब इसकी माँ अगर चप्पल सेल्फ से निकाल के दे भी देंगी तब भी ये चप्पल को पहनेगा नहीं, इसे पहनने का शौक ही नहीं है, मतलब कमेंट कर रहा, टोन कस रहा था उस पर, मतलब। वैन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने कमेंट किया उस पर, ही सफल्स, जब अनीश ने उससे कहा कि तुम्हारे भी जूते जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, जूते तुम्हारे भी मतलब जो है मिसमैच कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कलर के पहने हुए हो। तो उसने सफल्स कर लिए, सफल मानी कहता है अंदर को पैर खींच लिया, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता है वो। आई वांट शूज, उसने कहा मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, तीस लड़के ने कहा, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, वो जूते उसने कभी जिंदगी में नहीं पहने थे। उस लड़के ने कहा कि मुझे अभी जूते पहनने हैं।
ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब अमीनी जंग यहाँ पे इंडिया पे कमेंट करती हैं, मतलब कि भारत में क्या होता है कि ये फैशन है। पहले के मतलब जो हमारे लोग थे, जो किसान भाई थे या कोई भी थे, तो वो नंगे पैर रहते थे। तो कहते हैं यहाँ पर क्या है, एक फैशन है किसकी, बेयरफुट रहने की, नंगे पैर रहने की। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में रहना। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, कि बच्चे कैसे रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, मतलब इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये मतलब ये नहीं कि पैसे की कमी उनके पास, बल्कि यहाँ पे क्या है, गाँव इंडिया में ट्रेडिशन है, परंपरा है। इज वन एक्सप्रेशन, ये भी कहा जा सकता है। मतलब आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये केवल क्या है, एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो स्टेट है पॉवर्टी की, इससे बचने का एक तरीका है कि मतलब जूते पहनते ही नहीं है यहाँ के लोग, ये परंपरा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ हालांकि सच्चाई क्या है कि गरीबी की वजह से वो जूते नहीं खरीद पाते, इसलिए जूते नहीं पहनते हैं, वो ये कहना चाहती हैं यहाँ पर। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। उदीपी एक जगह है, वहाँ के आदमी ने उनको एक कहानी बताता है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। वो वहाँ पे मंदिर से जाता था लड़का, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे, मतलब तो मंदिर के सामने खड़े होकर वो मतलब प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे एक जोड़ी जूते दिलवा दो। मतलब 30 साल पहले की बात थी, लेकिन अब 30 साल बाद क्या है, सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब एक पुजारी का बच्चा भी क्या करता है, जूतों को पहनता है, जूतों को पहनता। 30 ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, थोड़ी देर टेम्पल में रुका, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और उसने एक जोड़ी जूते की मांग की। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं दोबारा टाउन में गया, एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्राउन्ड इन द ईयर ऑफ डिसोल्यूशन। जो अब जो टेम्पल था, मंदिर था, वो बिल्कुल डिसोल्यूशन मानी कहते हैं, खंडर बन चुका था, पतन हो चुका था उसका। इन द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी आ गया था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर नया पुजारी आ गया था और रेड और व्हाइट चेयर्स पड़ी हुई थी वहाँ पर। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन गुरु यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का आया, छोटा लड़का आया, और वो गुरु मानी कहते हैं, गुरु कलर की यूनिफॉर्म पहने हुआ था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, वो सॉक्स और शूज पहने हुए था। एविड पेंटिंग मानी कहते हैं, हाफते हुए पहुंचा, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग, और फोल्डिंग पे जो स्कूल बैग था उसको फेंक दिया। मतलब ये 30 साल बाद की बात है, वो 30 साल पहले की बात थी, जब एक पुजारी का लड़का जूते की मांग कर रहा था और जूते उसके पास नहीं थे, तो वो एक 30 साल पहले की बात थी। अभी 30 साल बाद की बात, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। कुर्सी पड़ी थी, पुजारी जी बाकायदा बहुत संपन्नता के साथ बैठे हुए थे, और उसने अपना बैग फोल्डिंग फेंक दिया और हाफते हुए बोला, लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज। और एक लड़के ने क्या की, प्रार्थना की थी भगवान से कि उसको भी फाइनली क्या मिलेगा, जूते मिल गए थे। मतलब प्रार्थना की कि भाई भगवान मुझे भी एक जोड़ी जूते दे, जिंदगी में कभी जूते नहीं पहने, तो उसकी प्रार्थना सुन ली थी। लेट मी नेवर लॉस्ट देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स थे, ये लोग जूते नहीं पहनते, ये लोग जूते नहीं पहनते। मतलब और जो यंग बॉय है, ये लोग पहनते हैं जूते। क्लियर? माई अकाउंटेंस माई अकाउंटेंस विद रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरा जो अकाउंटेंस था उनके साथ में, किसके साथ में, जो रैक पिकर्स मतलब उसके कॉलोनी में रोज आते थे, उनसे उनका जो परिचय हो गया था। अकाउंटेंस मानी कहते हैं परिचय जो हो गया था, इसकी वजह से वो अनिश्चित देखने गई कि ये बच्चे कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं, कैसे लाइफ है इनका, तो ये वो देखने गई। माई अकाउंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरा जो परिचय था रैक पिकर से, रंगे पैर रैक पिकर से, इस वजह से मैं कहाँ की, सीमापुरी गई। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट। जो पेरीफेरी मानी कहते हैं, दिल्ली के बाहर किनारे पर था, मेटाफोरिकली। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स मानी कहते हैं जो जैसे बिना परमिशन के किसी की संपत्ति पे रहना शुरू कर देते हैं, उसको स्क्वेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, जो बिना पूछे, बिना मतलब किसी लीगली राइट के और कहीं पर रहना शुरू कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं स्क्वेटर्स। तो हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। साहब फैमिली इज एमोंग देम, साहब का परिवार उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस समय एक जंगल का एरिया था, बिल्कुल जंगल था, मतलब समय। इट इज स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये खाली नहीं था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मानी मिट्टी के ढेर थे वहां पर, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन। टिन और टारपोलिन की छत बनी हुई थी, छत के मतलब झोपड़ी बनी हुई थी टिन से, टारपोलिन से। डिवाइड ऑफ सीवेज सिस्टम वहां नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था।
एंड रनिंग वाटर, और पानी इधर उधर बहता था, उसमें मच्छर बनते थे, गंदगी थी, मतलब लिव 10,000 रैक पिकर्स, वहाँ पर 10,000 रैक पिकर्स की आबादी वहाँ पर जो है रहती थी। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो पिछले 30 साल से यहाँ पर रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बिना परमिट्स के, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उनके पास कुछ भी नहीं था, राशन कार्ड्स थे केवल, जिससे उन्हें परमिशन मिल गया था कि वो वोटर लिस्ट में नाम आ गया था उनको उनको थोड़ा ग्रेन मिल जाता था, ग्रेन मानी कहते हैं अनाज मिल जाता था। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, भोजन उनके लिए ज़्यादा आवश्यक था, आइडेंटिटी, वो कहते हैं आइडेंटिटी मतलब मिले या ना मिले, लेकिन सर्वाइवल के लिए फूड मिल जाए, तो ये उनके लिए ज़्यादा जरूरी था। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। उसने कहा, उनमें से एक लेडीज ने कहा, से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड मानी कहने फटी हुई साड़ी पहनी हुई औरतों में से एक ने कहा, ग्रुप ने कहा, एक समूह ने कहा कि अगर पूरे दिन बीतने के बाद हमको पेट भर खाना मिल जाता है, क्या मिल जाता है, वी गो विदाउट बेड विदाउट एन एकिंग मानी कहते दर्द, जब खाना नहीं खाएंगे आप तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा, आपके स्टमक मानी कहते हैं पेट, तो पेट में दर्द हुए बिना, मतलब खाना खा के हम सो जाएं रात में, तो हमें उन खेतों में जाने की क्या जरूरत है जिन खेतों से हमको भरपेट खाना नहीं मिलता है। वो ऐसा बोलती हैं, एक ग्रुप ऑफ लेडीज बोलती हैं, मतलब कि When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, अनी जंग ने उनसे पूछा कि तुमने अपना जो तुम्हारा शहर था, मतलब गांव था, जहाँ पर नदी के किनारे तुम्हारा घर था और वहाँ पर एक मतलब मकान बना हुआ था, वो तुमने क्यों छोड़ दिया? Wherever they find food, उन्होंने कहा जहाँ भी हमको भोजन मिलता है, they pitch their tents that become transit homes, उन्होंने कहा जहाँ पर हम खाना मिलता है वहीं पर हम अपने तंबू तान लेते हैं और वहीं हमारा जो है घर बन जाता है। ट्रांजिट मानी कहते हैं अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहाँ बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर सर्वाइवल, और सर्वाइवल में क्या बनते हैं, उनका हिस्सा बन जाते हैं। जो मतलब ये रैक पिकर्स के फोरफादर्स होते हैं, तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो पढ़ते नहीं, बच्चे भी क्या करते हैं, माँ बाप का रैक पिकिंग करके मतलब कूड़े में से कुछ वैल्यूएबल थिंग्स निकाल करके वो भी अपने माँ बाप के सर्वाइवल मानी कहते जिंदा रहने के लिए सहयोग करते हैं, मतलब रोजी रोटी में सहयोग करते हैं, मतलब वो भी। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सर्वाइवल सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है, रैक पिकिंग करना, मतलब वहाँ पे जो भी आबादी रहती है वो सबका मेन जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ है, कूड़े से मतलब वैल्यूएबल चीज़ों को निकाल करके बेचना उनको, इससे उनकी रोजी रोटी चलती है मतलब। तो थ्रू द ईयर्स, सालें बीतती गई, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, इसमें वो लोग एक्सपर्ट हो गए थे रैक पिकिंग करने में। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज का मतलब क्या था उनके लिए, गोल्ड है, सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोजी रोटी है, मतलब ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ये गार्बेज जो है क्या है, एक छत है उनके लिए, उनके मतलब रहने का खाने का प्रबंध वो सब गार्बेज से ही करते हैं। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, लेकिन जो छत है वो कैसी लीकिंग है, कभी कभी मतलब खाना मिलता भी है, कभी कभी नहीं मिलता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए एक ज़्यादा है। वो कहता है आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहब कहता है कभी कभी मुझको 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी मुझको 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक आ गई। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, जब आपको कभी कभी सोने उसमें मतलब गार्बेज में कोई ढंग की चीज़ मिल जाती, बड़ी चीज़ मिल जाती, तब आप उसको स्क्रॉन्जिंग करते हुए नहीं बचेंगे। मतलब वो कहता है कि जैसे स्क्रॉन्जिंग मतलब जैसे कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए वहाँ पर तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है उसको मानेंगे नहीं, सर्च करते रहेंगे। जैसे कि वैसे तो आप सर्च नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है उसमें तो आप उसको सर्च करते रहेंगे। तो वो उसका मतलब वो सिल्वर से कह रहा है, गोल्ड का मतलब कोई कीमती चीज़ मिल जाए, सिल्वर से मतलब कोई और कीमती चीज़ मिल जाती है तो वहाँ पर आप उसको स्क्रॉन्ज करते रहेंगे। इट इज देयर डेली ब्रेड for there is a hope for finding more. It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. For their parents, for the children it is wrapped in wonder, for the elders it is means of survival. और नीचे एक लाइन मतलब दब गई है इसका, वो कह रहा है बच्चों के लिए ये मतलब एक बंडर था और पेरेंट्स के लिए क्या है, पेरेंट्स के लिए मीन्स टू सर्वाइवल है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग ऑफ डिफरेंट फॉर व्हाट इट मीन्स पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए क्या है,
पेरेंट्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है और बच्चों के लिए वंडर है, मतलब एक नई नई चीज उनको वहां पर मिलती रहती है। वन मॉर्निंग, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब। अब ये बात खत्म हो गई, अनीश जंग ने साहब से परिचय हो गया, उसका नाम जान लिया, उसके घर पे जाकर देखे आई, उसके पेरेंट्स से देखे आई, उसकी सिचुएशन देखे आई, मतलब कहाँ वो काम करता है, कैसे रहता है, मतलब तो when she is going to write the lost spring, she has searched a lot of about the slum people or the poor people who for the poverty they are not leading their spring days. Spring days of the life of a person is childhood days, जो बचपन के दिन बच्चे नहीं जी पा रहे थे, उसको उन्होंने काफी सर्च किया था। तो वो कहती हैं वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। उसने देखा कि एक चार दीवारी थी, मतलब वहाँ पे एक क्लब था, क्लब में लोग लॉन टेनिस खेलने आते थे, जो अधिकारी रैंक के लोग या मतलब लोग होते हैं, तो वो आए थे। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, उसने देखा कि दो यंग मैन, दो युवा लोग अपने सफ़ेद ड्रेस में प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे, मतलब आई लाइक द गेम। तब साहब ने कहा उनसे, मुझे गेम पसंद करता हूँ मैं, ही हम उसने कहता है, कंटेंट टू वॉच इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और फेंस के पीछे से मतलब वो जो है गेम को देखता है। आई गो इनसाइड, वो कहता है कि जब वो लोग खेलते हैं तो मैं दूर से खड़े होकर देखता हूँ, दीवार पे टिक के मतलब देख लेता था, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता तो अंदर चले जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, तो गेट कीपर क्या करता है, गेट कीपर उसको मतलब स्विंग मानी कहते हैं, झूले को यूज करने देता है, खेलने देता है मतलब उसको। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहब भी टेनिस शूज पहना था। डैट लुक स्टैंड ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स थी उस पर मतलब मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझको ये दिए थे, मतलब वो कहता है कोई मतलब जो वो खेलने आते थे लोग वहाँ पर, उन्हीं में से किसी ने जो पुराने हुए थे शूज उसको दे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसने मतलब व्याख्या की है कि मतलब ये जो शूज हैं वो मुझे किसी ने दे दिए हैं, मैं पहने हुए हूँ। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, मतलब किसी अमीर बच्चे ने उनको फेंक दिया था और उसने उठा के पहन लिया था उनको, कि उनमें एक होल हो गया था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि कोई बच्चा जो नंगे पैर रहता हो और उसको अगर छेद हुए हुए भी शूज मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सपना पूरा हो गया जूते पहनने का, मतलब। बट द गेम इज वॉचिंग टू इंटेंटली आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो खेल रहा था वो उसकी रीच से बाहर था। दिस मॉर्निंग इज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब सुबह देखा साहेब मिल्क बूथ की लाइन में लगा हुआ था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील कनिस्टर था। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, उसमें कहता है मैं जानता हूँ कि टी स्टॉल में काम करना रोड पर। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए वो बताता है कि अब वो साहेब अपना मालिक नहीं था, गार्बेज को नहीं बीनता था, बल्कि एक चाय की दुकान पे लग गया था। मतलब अनीश जंग ने देखा ये भी लड़का जो है अपना खुद का मालिक नहीं रहा था, बल्कि ये नौकर बन चुका था एक टी स्टॉल ऑनर के अंडर में। टी स्टॉल ऑनर उसको 800 रुपीज़ देता था पर मंथ, और उसको दोनों टाइम का खाना खिलाता था, मतलब इसी में वो अपनी गुजारा कर रहा था। लेकिन पहले जो गार्बेज बीनता था तो वो अपना खुद का मालिक था, अपना बिजनेसमैन था, अपना काम करता था, गार्बेज ज़्यादा निकाल ले कम निकाल ले, इच्छा नहीं है तो नहीं जाए, मतलब। लेकिन अब क्या है, अब वो नौकर बन चुका था, अब वो टी स्टॉल पे जाकर के मतलब वहाँ पे सुबह के लिए चाय वो लेने आया था, दूध लेने आया था मिल्क बूथ पर। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील कनेस्टर था। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने बताया कि रोड के नीचे जो एक दुकान है वहाँ पर अब मैं काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी पे मतलब इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, उसने कहा मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरा खाना मिलता है, मतलब। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब पसंद करता है वो? आई आस्क, मैं पूछता हूँ उससे। हिज फेस आई सी, उसका चेहरा मैं देखती हूँ। हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, अब जो केयरफ्री लुक थी उसकी वो खो गई थी, मतलब पहले जो केयरफ्री अंदाज में वो जीता था जीवन। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और जो स्टील कनिस्टर था वो बहुत भारी था, जो प्लास्टिक का कट्टा लेके वो घूमता था मतलब गार्बेज बीनने के लिए, उससे भारी क्या था उसका, ये स्टील का कनिस्टर था जो अब लेके चल रहा था, मतलब। क्यों भारी था? क्योंकि इसमें एक जिम्मेदारी का भाव था, इसमें एक नौकरी का भाव था, और जो प्लास्टिक का बैग लेके घूमता था, ही वॉज फ्री एट दैट टाइम, ही वॉज, उस समय वो फ्री था मतलब ले जाने के लिए। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था, मतलब। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कनिस्टर किसका था? जो आदमी, कनिस्टर उसका था जो आदमी लेके
जो कंस्ट्रक्ट करता बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स हिज टी शॉप। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। अब साहेब जो है अपना खुद का मालिक, साहेब इज नो लॉन्गर ए हिज मास्टर नाउ। अब साहेब अपना मालिक नहीं रहा था, उसका अपना मालिक नहीं रहा साहेब, साहेब नौकर बन चुका था। तो ये एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया लॉस्ट स्प्रिंग का। सेकेंड पार्ट हम अभी पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में।